खेल, पत्नी बेटे का दावा, डीएनए टेस्ट की खुली चुनौती। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये उस आस्था का सवाल है जिसे लोग बिना सवाल किए मानते जाते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे संत कहा जाता है आज गंभीर आरोपों के घेरे में है, और सवाल सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे धार्मिक ढांचे पर उठ रहा है। क्या धर्म की आड़ में सच छुपाया जा रहा है? क्या जिस व्यक्ति को लोग श्रद्धा से देखते हैं उसकी असलियत कुछ और ही है? जब आरोप यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हो और उसी के साथ निजी जीवन को लेकर ऐसे खुलासे सामने आए जो संत की छवि को ही चुनौती दे दे, तब मामला और गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ आरोपों की कहानी नहीं है बल्कि विश्वास और सच्चाई के टकराव की कहानी बन चुकी है। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जो इन आरोपों को लेकर खुलकर सामने आए हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। धर्म के नाम पर जो चेहरा लोगों के सामने पेश किया जाता है, क्या उसकी सच्चाई भी उतनी ही साफ और पवित्र होती है, या फिर उस चेहरे के पीछे छुपी होती है एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आस्था हिल सकती है? मामला जुड़ा है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज से, जहां आरोप, बयान, कोर्ट की टिप्पणियां और लगातार बढ़ता विवाद, सब कुछ एक बड़े पर्दाफाश की ओर इशारा कर रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न की एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने रविवार को एक वीडियो जारी किया, लेकिन ये कोई सामान्य बयान नहीं था। इस वीडियो में उन्होंने ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि जिस व्यक्ति को शंकराचार्य कहा जा रहा है और वो खुद को स्वघोषित शंकराचार्य कहते हैं, उसकी पत्नी है और उसका एक बेटा भी है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि ऐसे दावे हैं जिसे उन्होंने खुलकर सार्वजनिक किया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा विद्यापीठ में पढ़ रहा है और उनकी पत्नी मठ में ही उनके साथ रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अगर किसी को शक है तो तीनों का डीएनए टेस्ट करा लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दावे सच है तो फिर संत का स्वरूप क्या है? अभिमुक्तेश्वरानंद का स्वरूप क्या है? क्या एक संत का जीवन ऐसा हो सकता है जिसमें पत्नी और संतान दोनों हो और फिर भी वो खुद को त्याग और तपस्या का प्रतीक बताए? या फिर ये पूरा मामला ही झूठ और साजिश का हिस्सा है? लेकिन आरोप यही नहीं रुकते। आशुतोष ब्रह्मचारी ने सीधे तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद को तथाकथित फर्जी और नकली शंकराचार्य भी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये भगवान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मठ की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच मांगी है और साफ कहा है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी एक तरफ गंभीर आरोप, दूसरी तरफ न्याय की मांग। लेकिन इसी बीच सच क्या है, ये अब भी पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ है। इस पूरे विवाद के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आशुतोष ब्रह्मचारी इस समय शामली में मौजूद है। वहीं से उन्होंने ये वीडियो जारी किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ वीडियो जारी कर देना ही काफी है, या फिर इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत भी पेश किए जाएंगे? दरअसल आशुतोष महाराज सिर्फ आरोप लगाने वाले व्यक्ति तो नहीं नजर आते, बल्कि इस केस में पैरवीकार भी हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने बटुकों को कोर्ट के सामने पेश किया और एफआईआर तक दर्ज करवाई। आरोप बेहद गंभीर है। बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप है। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे धार्मिक ढांचे पर और संत समाज पर भी पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कानूनी मोड़ भी आता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या अग्रिम जमानत मिलना इस बात का संकेत है कि आरोप कमजोर है,
या फिर ये सिर्फ एक कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर आरोपी को मिल सकता है, या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद की अंदर ही अंदर कोई ऐसी साजिश जिसने ये फैसला भी बदल दिया। आशुतोष महाराज का कहना है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में प्रवास पर थे, जहां उनका कई संतों के साथ संपर्क। उन्होंने बताया कि वो सनातन न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में भी हैं, जिसका मकसद है संत समाज को जोड़ना और आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी को बचाना। लेकिन इसी यात्रा के जरिए वो लोगों को ये बताने का दावा भी कर रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद की पत्नी और एक बेटा है। उन्होंने एक और गंभीर आरोप ये लगाया कि नंदिनी नाम की एक लड़की, जो पहले अभिमुक्तेश्वरानंद की गर्लफ्रेंड थी, ऐसा आशुतोष महाराज कह रहे हैं, उसी से उन्होंने गोपनीय शादी की, यानी छुप छुपा कर ये शादी हुई है और शादी के बाद नंदिनी का नाम बदल के पूनम्बा रख दिया गया। आशुतोष के मुताबिक वही महिला आज उनके साथ मठ में रहती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो फिर संत का जीवन कैसा है, और अगर ये झूठ है तो इतने बड़े आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आशुतोष महाराज ने तो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी कह दिया है। आशुतोष महाराज ने कहा कि इस शादी से एक बच्चा भी है जो कि विद्यापीठ में पढ़ता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस बच्चे को इसलिए वहां पढ़ाया जा रहा है ताकि आगे चलकर उसे संत बनाया जा सके। यानी ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था और भविष्य की योजना पर भी सवाल खड़े करता है। आशुतोष ब्रह्मचारी साफ कहते हैं कि हम इन्हें संत नहीं मानते, ये फर्जी हैं। ये खुद को शंकराचार्य बताते तो हैं, जबकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ज्योतिष पीठ का कोई भी शंकराचार्य है ही नहीं। यानी यहाँ पद की वैधता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदालत की टिप्पणियां इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि पीड़ित बटुकों ने घटना की तारीख यानी 18 जनवरी को बताई थी, जबकि आशुतोष महाराज ने 24 जनवरी की तारीख बताई। दोनों तारीखों में अंतर है। इस अंतर ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में डाल दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि पीड़ित बच्चों को प्रॉपर कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है तो वो सबसे पहले अपने परिवार को बताता है, लेकिन यहाँ बटुकों ने सबसे पहले आशुतोष महाराज को जानकारी दी, जबकि वो उन्हें पहले से जानते भी नहीं थे। ऐसे में कोर्ट ने साफ कहा है कि एफआईआर और पूरी घटना को सावधानी से जांचना होगा, क्योंकि ये मामला झूठा भी हो सकता है। यानी एक तरफ तो गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ उन्हीं आरोपों पर अदालत की शंका है। सच क्या है, यह अभी तक एक बड़ा सवाल ही बना हुआ है। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं होता। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए याचिका दायर की है। यानी ये मामला अब और भी बड़ा स्तर पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होते भी जाएगा। इसी बीच अभिमुक्तेश्वरानंद का एक और बयान सामने आता है, जिसमें विवाद को और हवा दे दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कसाई बताया है, जी हाँ, और कहा है कि उन्हें खुद को हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो फर्जी संत हैं और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वोट बैंक के लिए वो भगवा कपड़ा पहनकर चलते हैं। इस बयान के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है जब अभिमुक्तेश्वरानंद विवादों में आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने हिंदू महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने 10 लाख हिंदू बेटियों की शादी मुस्लिम घरों में करवाई। इस बयान के बाद दलित महिलाएं सड़कों पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन किया। सवाल पूछा गया कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद को ये सब पहले से पता था तो वो पहले सामने क्यों नहीं आए, अपना मुंह क्यों बंद रखा। और 10 लाख हिंदू लड़कियों की बात की गई है, तो क्या एक भी लड़की के पास ये प्रूफ है कि वो सामने आकर बोल सके कि हाँ, इस बेटी को आरएसएस के प्रचारक ने मुस्लिम घर में जबरन शादी करके भिजवाया। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर एक ऐसा पैटर्न बन चुका है जहां विवाद पैदा करना ही पहचान बन गई है। एक तरफ खुद को संत और शंकराचार्य बताना और दूसरी तरफ ऐसे बयान देना जो समाज को बांटते हैं और आस्था को कमजोर करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे व्यक्ति को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना चाहिए?
क्या फिर अब वक्त नहीं आ गया है कि हर दावे की जांच हो, हर आरोप की सच्चाई सामने लाई जाए और हर उस चेहरे को बेनकाब किया जाए जो धर्म के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रहा है? धर्म सिर्फ आस्था नहीं, जिम्मेदारी भी होती है, और जब इसी आस्था पर सवाल उठने लगे तो पर्दाफाश जरूरी हो जाता है, क्योंकि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अब देखना ये होगा कि जांच क्या कहती है, आरोप सही साबित होते हैं या नहीं, या फिर ये पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा निकलता है। लेकिन तब तक सवाल पूछना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक सच बाहर आता रहेगा और पर्दाफाश जारी रहेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।